दोस्तों हम लोग बोर्ड एग्जाम के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए पूर्णतया बहुत ही वीवीआई होने वाला है। दोस्तों कोई बकवास नहीं, आप सीरियस होकर के यहाँ पे क्वेश्चन को देखें क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज 2024 में कुछ अच्छा करना हो दोस्तों, आपसे हमको यही रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस का बार बार रिवाइज करें ताकि आपका एग्जाम बहुत ही बेस्ट जाए। ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे अपने वारदात पर आते हैं, अपने काम पर आते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप एकदम तैयार रहे कि इस बार भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कहा जा रहा है √5+3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इसको कैसे सिद्ध करोगे ये अपरिमेय संख्या? पहले मान लो, माना कि √5+3 एक परिमेय संख्या है। हल में करेंगे, माना कि √5+3 एक अपरिमेय संख्या है इस प्रकार से। इसलिए दोस्तों परिमेय संख्या का रूप क्या होता है? p/q। तो p/q के रूप में होता है, तो ये भी परिमेय संख्या के बराबर होना ही चाहिए। ये परिमेय संख्या मान लियो, p और q एक पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या में तो यही कहते हो, और q 0 के बराबर नहीं हो। अब क्या करें दोस्तों? अब कुछ नहीं करो, इस 3 को इधर बुला लो। नाउ इसमें क्या करने वाले हम लोग? एलसीएम लेंगे। क्यू एलसीएम हो जाएगा, p एक से भागा करोगे क्यू में तो क्यू होगा, 3q हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ LHS में p-3q/q एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? क्योंकि p एवं q खुद पूर्णांक है, तो बोलो दोस्तों pq पूर्णांक है, इसलिए p3q q भी पूर्णांक होगा। और पूर्णांक में से पूर्णांक घटाओगे पूर्णांक ही होगा, और पूर्णांक बटे पूर्णांक q भी तो 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया? टोटली परिमेय संख्या हो गया कि नहीं हो गया? जबकि RHS बराबर √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः LHS RHS के बराबर नहीं हो सकता। अतः मेरा मानना गलत है। √5+3 एक परिमेय संख्या है। इतना ही चीज करने के बाद आपको दोस्तों हमारा विश्वास करो 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। इतना आसान है। अभी इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, 0.12 पर रिकरिंग है को p/q के रूप में बदलना है, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता बिहार बोर्ड का जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर एक जगह छाया रहता है, और इतना इजी क्वेश्चन को क्या छोड़ने वाला बात है क्या? इतना आसान मिलेगा आप लोगों को। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या, इतना आसान मिलेगा आप लोगों को। तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या मानना है? x बराबर 0.12 पर रिकरिंग।
जरा इस रेकरिंग का मतलब समझ ले नन्हे। इस रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि यही चीज बार बार आया है, 1 2 2 2 2 2। इसको हम बच्चे समीकरण 1 मान लें, ठीक है। अब हमको ये बता लल्लू कि ये जो रेकरिंग है और ये जो दशमलव है इसके बीच में कितना अंक है। रेकरिंग ये है ना और ये दशमलव है, इसके बीच में 1 अंक है, तो दोनों तरफ पहले 10 से गुना कर ले। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्यों 10 से गुना किया समझ में आया। यदि 1 अंक रहेगा दशमलव और रेकरिंग के बीच में 10 से गुना करेंगे, 2 अंक रहेगा 100 से गुना करेंगे, 3 अंक रहेगा 1000 से गुना करेंगे। बताना क्या चाहते हो सर, जितना अंक रहेगा 10 का उतना पावर से दोनों तरफ गुना करेंगे। आर यू ओके। जैसे यहाँ पे 10 से गुना करेंगे, बोलो 0 1.2222 इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा। क्यों आया सर, ऐसा क्यों आया। यदि कैलकुलेशन इतना खराब है दोस्तों तो आपको बेसिक की बहुत जरूरी है, ठीक है। यदि किसी भी संख्या को, दशमलव वाले संख्या को 10 से गुना करोगे तो 1 अंक शिफ्ट होगा, 100 से गुना करोगे तो 2 अंक शिफ्ट हो जाता है। ये बात ध्यान में रखो। अब ये तीसरा बात हमको जरा बता दो कि इसमें कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है। 1 अंक का रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति। तो कितना से गुना करोगे, फिर से बोलेंगे हम दोस्तों समीकरण सेकंड को 10 का पावर 1 से दोनों तरफ गुना करेंगे, तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। सर आप इतना समझा रहे हो, समय बहुत कम है। कोई दिक्कत नहीं है लल्लू, थोड़ा सा आगे बढ़ा ले। समझ रहे हो तो क्या करोगे, थोड़ा सा स्किप करो, और यदि नहीं समझ रहे हो तो धीरे धीरे करके समझो। आइए ओके बेटा। 10 से गुना करने पर अब ये रेकरिंग को इधर भेजो, दशमलव को इधर भेजो। क्या बोले हम, दशमलव जिधर 10 से गुना करने पर दशमलव क्या हो जाएगा, 1 अंक शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.22। समीकरण नंबर 3। अब कुछ नहीं करना प्यारे, अब समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा ले। जैसे घटाओगे प्यारे, 100x में से 10x घटेगा, कितना बचेगा, 90x। इधर यदि कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो एक बार इधर रफ कर लेना, नीचे रफ कर लेना, इधर रफ करो। 12.222222 और ऊपर में क्या है, 1.2222 घटा घटा, यहाँ पे क्या बचा, 11.00 को क्या लिखोगे, 11 लिखोगे। इसलिए x का मान कितना आ गया, 11/90। दिस इज योर आंसर एंड यू गेट 2 नंबर फॉर दिस क्वेश्चन। अब दोस्तों आप बोलोगे कि हमेशा आप सर इजी वाला क्वेश्चन बता देते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आता है दोस्तों। आपको भी तो हलवा हलवा यदि मिल जाए तो आप हलवा खा के आ जाओ। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका शून्यक निकालने के लिए यदि गुणनखंड हो पाए तो करेंगे। पहले तो 0 के बराबर कर लो, और यदि ये 0 के बराबर करने पर गुणनखंड इसका यदि नहीं हो रहा होगा तो आराम से आप द्विघाती सूत्र लगाना, जो कि आपको पता होगा नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लास्ट से देख लेते हैं। 30x² हो रहा है, 2 से लगाया 15, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 पंचे 30 और 3 दूनी 6 5 11। बहुत आसान है। 6x + 5x कर दे, 6 5 11x भी हो गया और 6 पंचे 30x² भी हो गया। ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारी कंडीशन को, फर्स्ट लास्ट कंडीशन को। x कॉमन लो तो x + 6 और +5 कॉमन लोगे तो फिर से क्या आएगा, x + 6। अब ये जो ब्रैकेट में सेम चीज आया, ये गवाही दे रहा है कि मैं ठीक करने जा रहा हूँ और ठीक हो रहा है। x + 6 फिर से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो x + 5 आएगा। और शून्यक निकालने के लिए प्रत्येक फैक्टर को 0 के बराबर कर देंगे। लीजिए, फिर से आपको इसको करने के लिए 2 अंक प्राप्त होता है। इतना आसान। अब हमको ये बताओ दोस्तों, इस क्वेश्चन को देख करके कितने
दोस्तों हमारे खुश हो गए। खुश तो होना ही है ना दोस्तों, बिकॉज इट्स टू इजी दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी रट के रखा रहता है कि जो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, माइनस बी बटे ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बटे ए होता है। जहां ए बी सी का क्या पहचान, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बी है एक्स का गुणांक, और सी दोस्तों अचर पद। यदि इतना बात समझ में आ गया तो बोलो ए का मान कितना, बोलो ए का मान कितना है। यहाँ पे देखो ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 1 होगा, v का मान x का गुणांक -2 और c अचर पद -8। अब यहाँ पर जो हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है वो है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान किसके बराबर, माइनस बी बटे ए के बराबर। तो माइनस बी का मान बोलो -2। यही वाला माइनस में काम मत चला लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला का माइनस है और बी का मान -2 दिया हुआ। बच्चे अब बोलो बटे में क्या होगा ए, तो ए का वैल्यू कितना 1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान देख रहे हो ना। अब अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे, तो सी का मान दोस्तों -8। फिर से वही बात बोलेंगे, इधर माइनस देख करके उसका काम मत चला लेना। ए का मान कितना है 1। यदि आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +2, बटे में 1 लिखो या नहीं लिखो, माइनस माइनस प्लस 8 और यू गेट 10। अब फिर से यही बोलेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन के लिए फिर से आपको कितना मिला, 2 नंबर मिला। और इस टाइप के क्वेश्चन अवश्य ही आएंगे, अवश्य ही आएंगे दोस्तों। अब हमको ये जरा बताओ बच्चे, किन किन बच्चों ने ये प्रिडिक्ट करा कि ये किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जिन जिन ने प्रिडिक्ट करा कि ये एपी पे बनने वाला है वो बहुत अच्छा करा है। लेकिन पहले समझो कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है जो 3 से विभाजित है, क्योंकि 3 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 12 है और सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की वो क्या है 99 है। फिर से बात कर रहा हूं कि 2 अंकों का बात हो रहा है। तो यहाँ पे a का मान कितना है 12 है। जो d का मान होने वाला दोस्तों, किसी भी लगातार 2 टर्म में से अगले वाले पद और पिछले वाले पद का डिफरेंस लेते हैं 3, और अंतिम पद को an कहा जाता है, वो क्या है 99। और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी का अनुमा पद होता है कि नहीं होता है, तो अनुमा पद है 99, a का मान है 12। निकालना क्या है सर, n निकालना है दोस्तों, n पता नहीं, d 3। 99 12 को बुलाओ इधर दोस्तों, n माइनस 1 इंटू 3। अब ये 3 जो है इसको इधर बुला लेंगे, पहले इसका घटाओ, 9 में से 2 गया 7 बचा, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8 बटे में 3। हमको जरा बता दो, ये काटोगे 3 दूनी 6 तो 2 3 9 में 27, और जो n का वैल्यू आएगा माइनस में है तो इधर आने के बाद 29 में 1 जुट जाएगा, कितना बचेगा 30 बचेगा। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपको फिर से हमको जरा ये बताइए कि इस क्वेश्चन को देखेंगे तब छोड़ देंगे क्या, इतना इजी क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्या। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है भाई, भुजा दिया हुआ है 2a, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 6 क्लास के स्टूडेंट को याद रहता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और √3/4 गुना 2a का स्क्वायर, √3/4 गुना 2a का स्क्वायर क्या होगा 2a इंटू 2a मतलब 4a स्क्वायर, 4 से 4 क्या हुआ कट गया, √3a स्क्वायर। ये हम लोगों का क्षेत्रफल हो गया। तो क्या सर इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा क्या, पूछेगा क्या, पूछा हुआ है दोस्तों। और फिर से इस चीज को दोहराने का मूड हो गया तो आप समझ ही सकते हो, इसी तरह से कर लोगे। बात समझ में आ रहा है। अब ये जो
आकृति दी हुई है दोस्तों, ये जो आकृति दी हुई है इसमें हम लोगों को बोला गया कि सिद्ध करें एडी समांतर बीसी और ए और डी समरूप सीओ भी दिया हुआ है। अब जो त्रिभुज समरूप होता है उसका क्या खासियत होता है? यदि त्रिभुज ए ओ डी समरूप है, क्या चीज के? त्रिभुज सी ओ बी के, ये दिया है, ये दिया है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण ए किसके बराबर होगा? कोण सी के बराबर होगा। तो ये कोण और ये कोण बराबर हुआ। ठीक है, क्या चीज से? समरूपता से। और संयोग से ये कोण क्या है? एकांतर कोण भी है। हुआ तो क्या चीज से था? समरूपता से, लेकिन एकांतर कोण भी है। और जब एकांतर कोण बराबर हो, एसी तिर्यक रेखा के जैसा काम कर रहा है। जब एसी क्या है? तिर्यक रेखा के जैसा बिहेव कर रहा है, इसीलिए हम लोगों का ये जो एडी रेखा है और जो बीसी रेखा है वो क्या होगा? समांतर होगा। यदि एकांतर कोण बराबर हो, यहाँ पे दोस्तों सेक थीटा का मान दिया हुआ है, कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान लाना है। सेक थीटा को कैसे आप समझोगे, जरा ये समझो। ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, जल्दी से समझो। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है, कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है और टेन का कॉट होता है। तो ये सेक किसका व्युत्क्रम है? कॉस थीटा का व्युत्क्रम है। तो ये व्युत्क्रम है, तो ये 12/13 हो गया। 13/12 का व्युत्क्रम 12/13। और कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण। एक समकोण त्रिभुज बना लो, आधार कितना? 12 और कर्ण कितना? 13। तो ये जो लंब का लंबाई वो कैसे लाओगे? लंब कैसे लाओगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 169 होता है एल स्क्वायर, और 12 गुना 12 होता है 144। 144 को इधर बुला लो, तो 169 में से 144 को क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर लो। एल स्क्वायर है, स्क्वायर यदि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इस पे अंडर रूट हो जाएगा, और इसका अंतर कितना हो जाएगा? और इसीलिए इसका वर्गमूल भी कितना आ गया हम लोगों को? 5 आ गया कि नहीं आ गया? जैसे एल का मान आ गया हम लोगों को, आराम से ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। कौन सा वैल्यू? टेन थीटा का। टेन थीटा और क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान देखो कितना है? लंब का मान आ गया सर 5, आधार का 12। तो हमको बता दो, ये टेन का भी मान आ गया है और ये कॉस का भी मान आ गया है, तो क्या अब हम लोग कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान नहीं निकाल पाएंगे क्या? आराम से। कॉस थीटा का मान कितना? कॉस थीटा का मान 12/13। टेन थीटा का मान 5/12। एलसीएम वेलसीएम ले लो, तो एलसीएम वेलसीएम क्या हो जाएगा? 13 × 12। 13 से भागा करो 144 हो जाएगा, और 12 से भागा करो 13, तो 13 पंचे 65। ये जो वैल्यू हम लोग को कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का लाना है, तो कॉस का वैल्यू भी कितना आ गया? 12/13, टेन का 5/12, और इसका यहाँ पे जोड़ कर लिए। बीन जोड़ करने के बाद हम लोग को 209/156 आ गया। थीटा बराबर कॉट फाइव हो तो हम लोग को सिद्ध करना है थीटा प्लस फाइव बराबर 90 डिग्री। तो ये चीज हम लोगों को दे रखा है, हम लोग जो जानते हैं वो अप्लाई करेंगे। क्या जानते हैं? टेन थीटा बराबर रहने देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? सो देखिए, टेन 90 डिग्री घटाओ 5 यदि लिख ले तो 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर क्या होता है? टेन 90 डिग्री घटाओ थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा। तो फिर बात वही हो गया कि नहीं? लेकिन यहाँ पे 10 से 10 को कैंसिल करो, थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 5, और 5 को इधर बुलाओ बाय, तो क्या हो गया? ये 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? और ये हम लोगों को जैसे ही प्रूव हुआ 2 नंबर आसानी से मिल गया। क्लियर है? अभी हम लोगों को आंकड़ा गिवन है, बंटन दिया गया है और इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सर्वप्रथम दोस्तों आप क्या करेंगे? इसका वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। तो इसको पढ़ाइए और इसका वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है?
ऊपरी सीमा एवं निम्न सीमा, ऊपरी सीमा एवं निम्न सीमा को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे उसको ऐड करोगे और 2 से भाग दे दोगे, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ऊपरी सीमा निम्न सीमा को ऐड करो, कितना मिलेगा, 20 + 10 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। 10 का डिफरेंस है, लो 25, 35 और ये हो गया 45। ऐसा क्यों किए दोस्तों, ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये अपवर्जी वर्ग अंतराल है, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस भी ऐसा ही रहेगा। अब यदि हम इसको xi से सूचित कर दे तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, fi xi, क्योंकि जो माध्य का फॉर्मूला है दोस्तों हम लोगों के लिए सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi के बराबर होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 6 पंचे 30, 15 नवे 135, 25 अट्ठे 200 और 13 को यदि 35 से गुना करेंगे, 13 पंचे 65 का 5, हाथ में 6, 13 तिया 39 में 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 455 हो जाएंगे और 45 दूना 90, ये 900। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सिग्मा fi का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग ये बारंबारता को ऐड करेंगे तो ये आएगा 56 के बराबर, और इधर सिग्मा fi xi को भी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो जैसे इसको यहाँ से यहाँ ऐड अप करोगे, यू विल गेट 70 20। अब हम लोगों को माध्य निकालना है तो ये फॉर्मूला हम लोगों के पास 1720 बटे 56। अब जैसे इसको काट कूट करोगे, इसका मान आप पाओगे 30.715। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सीधा सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, एकदम क्वेश्चन बनना ही बनना। इस क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस तो 0%। अर्धगोले का आयतन, तो पहले गोले का आयतन क्या होता है बोलो, 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसका आधा करोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है, जो कितना दिया हुआ है, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आर क्यूब बराबर बोल नन्हे 18, ये यहाँ पे गुना में इधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, और भागा में जाने के बाद ये क्या होगा, ऐसा हो जाएगा 2 में 18, और ये r बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, मतलब घनमूल किसका, 9 गुना 3 का। तो 9 को लिख लेते हैं 3 गुना 3, और ये जोड़ा लग गया 3 3 3 का, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 3 सेंटीमीटर। और यही हम लोगों का क्या है, आंसर है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसा कि दिया गया है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8, ठीक है। तो माना कि पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x, पहली प्राकृतिक संख्या बराबर x। इसलिए दोस्तों दूसरी प्राकृतिक संख्या जो होगा वो क्या हो जाएगा, 8 - x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग तो 8 ही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार इसके व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब x का व्युत्क्रम 1/x होगा और 8 - x का 1/8 - x, ये किसके बराबर है, 8/15 के बराबर है। अब कुछ नहीं, इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे, कैलकुलेशन पहले इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा, इतना इंटू इतना, x से भागा करने पर क्या होगा, x कट जाएगा, क्या बचेगा 8 - x, प्लस 8 - x से भागा करने पर क्या बचेगा x। तो ये क्या हो गया, 8/15 हो गया। यहाँ ये x कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 को 8 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब इसको भी गुना कर लेते हैं, x से पहले गुना कर लो, तो ये 8x - x² इंटू 8। अब ये जो गुना में है इसको क्या करेंगे, भागा मिला करके काटेंगे, तो 15 8 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। x² को इधर बुला लो, क्या हो जाएगा, प्लस में x², 8x को -8x, और 15 तो प्लस में है ही, इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पे जगह बना लेते हैं। अब इसका गुणनखंड करेंगे,
एक्स स्क्वायर। अब 15 होना चाहिए गुना करके, और जोड़ या घटा करके मैंने 60x होना चाहिए। 15x स्क्वायर कैसे होगा? तो 3 पंचे 15 दोस्तों, 3x माइनस 5x 8x भी हो जाएगा माइनस में, और 3 पंचे 15x स्क्वायर भी हो जाएगा। और यही हम लोग को गुणनखंड करने का एकमात्र तरीका है। गुणनखंड करने का तरीका बोले, शून्य को निकालने का एक द्विघाती सूत्र का भी तरीका है। ठीक है, कॉमन क्या लोगे? x माइनस 3, यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। प्रत्येक को 0 के बराबर करिए महाराज। x बराबर क्या मिलेगा? 3, और यहाँ पे x बराबर क्या मिलेगा? 5। तो हम लोग को यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर यदि 3 लोगे तो 3 रखने पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। या तो 3 5 होगा या 5 3 होगा, दोनों बात एक ही है कि हमारा दो प्राकृत संख्या क्या है? 3 एवं 5। बात समझ में आ रहा है? अब दोस्तों हम लोग को सिद्ध करना है रूट अंडर 1 cos a बटे 1 प्लस cos a बराबर cos a माइनस cot। कैसे साबित करोगे? पहले लिख लो LHS बराबर रूट अंडर 1 माइनस cos a बटे 1 प्लस cos a। अब इसका अंदर ही अंदर क्या कर लेंगे हम लोग? परिमेयकरण कर लेंगे। परिमेयकरण करने के लिए नीचे में जो 1 प्लस cos a है उसके साइन को चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos a, और ऊपर नीचे दोनों इसी से गुना करेंगे 1 माइनस cos a से। आपको पता होगा ये क्या बन जाएगा? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जरा बताओ हमको, यदि किसी चीज का स्क्वायर होता है तो वो अंडर रूट से ऐसे ही निकल जाता है, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos a। जैसे ए स्क्वायर का वर्गमूल a होता है, वैसे 1 माइनस cos a का होल स्क्वायर का वर्गमूल 1 माइनस cos a होता है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, और ये है cos स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं ना, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो जरा बताइए 1 माइनस cos स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a हो जाएगा। और साइन स्क्वायर a का जो फिर से बोलेंगे वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा? साइन a के बराबर होगा कि नहीं होगा दोस्तों? अब क्या करेंगे? प्रत्येक को साइन से डिवाइड कर देंगे। 1 को भी साइन a से डिवाइड करेंगे, माइनस cos a को भी साइन से डिवाइड कर लेंगे। 1 को साइन a से भागा करने पर क्या हो जाएगा? cos a के, और cos को साइन से डिवाइड करने पर cot a हुआ। और यही हम लोगों का क्या है? RHS है। Hence, अतः LHS is equal to RHS। अतः हम लोगों का बात प्रूफ हो गया। इतना आसान आएगा क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। ठीक है, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। बोला जा रहा है कि घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो 4 घंटे में इसके द्वारा कितना क्षेत्रफल बनेगा वो हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना लेता है। कौन? घंटा का सुई। इसलिए बोलो दोस्तों, 1 घंटा में कितना बनाएगा? 360 बटे 12। इसलिए हम लोग को 4 घंटा में निकालना है, तो 360 डिग्री बटे 12 गुना 4। बात समझ में आ रहा है? तो 4 तिया कितना हो गया? 12। 3 से काटो 120 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो बनेगा 4 घंटा के बाद। ठीक है, तो ये अब थीटा 120 डिग्री है। हमको जरा बताइए ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा तो 120 आ गया। आर का मान बोलो, तो आर का मान यही 6 सेंटीमीटर है, तो 6 गुना 6, 12 तिया 36, 3 दूनी 6, तो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो 5 नंबर के लिए आता है, और इस बार आने का चांसेस भी इसका
बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। हम लोगों को बोला जा रहा है कि सिद्ध करने के लिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं जो है एक ही अनुपात में, एक त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। त्रिभुज मान लो ABC है और ये DE इसको विभाजित कर रहा है, और इस तरह से दिया हुआ है AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC दिया है। ये दिया है समीकरण 1 मान है, ये दिया है। ठीक है। दूसरा बात दोस्तों कि हम लोग एक बनावट कर लेते हैं। बनावट में क्या करेंगे, DM लंब AC तथा EN लंब AB खींचा। DM लंब AC और EN लंब AB हम लोग खींच लिए, और उसके बाद CD और BE को मिलाया, CD एवं BE को मिलाया। ठीक है। इसको मिलाने के बाद दोस्तों आप ये करना, एरिया ऑफ ADE, त्रिभुज ADE का एरिया बटे त्रिभुज BDE का एरिया निकालो। ठीक है। ऐसा करने पर क्या होगा, 1/2 आधार यहाँ पे AD लो, गुना ऊंचाई क्या होगा, EN के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो। और एरिया ऑफ BDE निकालना है, BDE तो क्या होगा, 1/2 आधार क्या लेंगे BD, और जो दोस्तों ऊंचाई होगा वो EN ही होगा, क्योंकि दो रेखाओं के बीच में जो लंब होता है ना दोस्तों, वो एक और एक लंब होता है, इसीलिए AD आधार के लिए भी EN लंब ही है और DB आधार के लिए EN लंब ही है। EN CN 1/2 से 1/2 कटा, क्या बचा, न कटा, AD बटे BD, समीकरण 1। दूसरा बात फिर से बोलो, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ कौन सा, CED, क्या निकालोगे, CED, ये किसके बराबर होगा, 1/2 गुना आधार फिर से ले लो दोस्तों AE, ऊंचाई क्या लोगे, DM लेंगे सर, 1/2, फिर बोलो इस त्रिभुज CED में आधार क्या लेने वाले हो, हम बोले EC, और ऊंचाई बोलोगे सर समझाए तो थे आप एक ही बार, DM से DM 1/2 से 1/2 काटो, और ये रहा AE बटे EC, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1, 2 और 3 से क्या लिख पाओगे जरा बोलोगे, यहाँ पे समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या लिखेंगे दोस्तों, AD बटे DB बराबर AE बटे EC है, तो AD बटे क्या है, DB या BD बराबर AE बटे EC, ये यदि बराबर है तो ये यदि RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे यहां से, एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ CED, ये बराबर होगा। तो ADE एरिया ADE दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, क्या होगा, एरिया ऑफ BDE बराबर एरिया ऑफ CED। जैसे ये मिल गया दोस्तों, जैसे ये मिल गया, हम लोग क्या कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे इसके बारे में कि एरिया ऑफ BDE CDE एक ही आधार पर स्थित है। ठीक है। त्रिभुज BDE तथा CDE एक ही आधार, एक ही आधार किस पर, DE पर स्थित है। ठीक है, एक ही आधार DE पर स्थित है। और ऊपर से एरिया ऑफ BDE
बराबर एरिया ऑफ सीईडी दिया है, तो ये तब ही हो सकता है, एक ही आधार पर स्थित है और एरिया बराबर है, ये तभी हो सकता है जब दो समांतर रेखाओं के बीच में हो, डीई समांतर बीसी। अतः ये हम लोगों को प्रूफ हुआ कि डीई समांतर बीसी होता है। अब ये 17 नंबर का क्वेश्चन है, जो एक खिलौने के बारे में बताया गया है कि इसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, जो शंकु आकार है, और ये जो है एक गोलार्ध के ऊपर स्थित है। इसका कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तब इसका बोल रहा है आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले शंकु बना लेते हैं और इसी के आधार से एक अर्धगोला को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या ही है, ठीक है। और त्रिज्या का, और ये जो त्रिज्या है दोस्तों, ये त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 3.5। ये 3.5 दिया हुआ है, तो जरा बताइए हमको, ये दूरी 3.5, ये भी त्रिज्या ही है 3.5, तो ये वाला दूरी कितना होगा, टोटल है 15.5 में से 3.5 घटाओगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को बड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है, खिलौने का आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे, खिलौने का आयतन बराबर शंकु का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन। तो जो अर्धगोले का आयतन है और शंकु का आयतन है वो आपको याद होगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्शन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और अर्धगोले का क्या हो जाएगा, गोला का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। यहां से जितना कॉमन ले सकते हैं ले लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, रेडियस दोनों का ही इक्वल ही होगा, अर्धगोला का और शंकु का। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, एच प्लस यहाँ बचेगा 2 इंटू आर। अब हम लोग को कैलकुलेशन मात्र करना है, 1/3 पाई का मान 22/7 ले लो, 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच का जो वैल्यू होगा दोस्तों, ये एच, ये यहां से यहाँ क्या है, एच है, जो कि कितना है 12 प्लस 2 इंटू 3.5। जैसे ये सब करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद आप पाओगे दोस्तों 243.83 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन तो करने आता है ना। सपोज से दोस्तों हम लोग को ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ गया, ठीक है। ये 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा इस तरह के क्वेश्चन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस बराबर है 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा। सेक थीटा जानते ही होंगे कि ये कॉस का ही उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, तो 1 बटे कॉस बटे वो कॉस, सेक को फिर से क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉस। ये चीज भागा में बात समझ में आ रहा है। हम लोगों को यहाँ पे एलसीएम एलसीएम कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, और ये संपूर्ण चीज ही भाग में है, तो गुना में जाने के बाद क्या होगा, कॉस ऊपर हो जाएगा, तो कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जरा आरएचएस को भी देख लो, आरएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, अब जैसा कि यहाँ पे आरएचएस बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा है, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर जो चीज है समझाएं इसको मिटा। हमको जरा बताना ने 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको, 1 का स्क्वायर को 1 स्क्वायर तो आराम से ही धड़ल्ले से लिख सकते हो सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
यदि इतना चीज का जानकारी नहीं है तो दिक्कत है। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस, और RHS 1 प्लस कॉस आया और LHS भी 1 प्लस कॉस ही है, हेंस RHS इक्वल टू LHS। कभी कभी इतना आसान क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों 5 नंबर के लिए, आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन यदि आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता नहीं है, यू डोंट डिजर्व दिस क्वेश्चन। ये जो समीकरण दे रखा है रैखिक समीकरण युग्म, इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे, ये क्वेश्चन भी 5 नंबर के लिए आता है दोस्तों। इसको करने के लिए एक समीकरण एक को पहले एक्सपेंड करो, क्या लिखोगे x बराबर 5 प्लस 2। अब आराम से एक बार मान सारणी बना लो, यहाँ लिखो x और यहाँ लिखो y। y का मान रखो, x का मान निकलेगा, तो y का मान कितना रखे 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 5। y का मान लो 1 रखा तो x आ जाएगा 7। y का मान लो 2 रखा तो ये क्या आ जाएगा 9 है। और जो समीकरण 2 है वो क्या है 2x माइनस 4y बराबर 10 है। 2x बराबर क्या लिखोगे 10 प्लस 4y, x बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 4y बटे 2। अब इसका भी क्या निकालेंगे हम लोग, मान सारणी। कैसे निकालोगे मान सारणी, जरा यहाँ देखो कैसे निकाले मान सारणी। यहाँ रखे x, यहाँ रखे y, अब यहाँ पर भी y का मान रखते जाते हैं। जैसे y का मान मैंने 0 रखा, x का मान 5 मिल गया, और जैसे x का मान मैंने 1 रखा तो फिर से 7 आ गया, और जैसे x का मान 2 रखा फिर से हम लोगों को 9 मिल गया कि नहीं मिल गया। तो मतलब ये जो ग्राफ खींचोगे आप, ठीक है, ये जो ग्राफ खींचोगे आप वो कैसा ग्राफ होगा, एक सेकंड। अब ये हम लोगों का x और y अक्ष रहा, अब इस पर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। 5,0 कहाँ होगा दोस्तों, तो 5,0 यही है 5,0। दूसरा 7,1, तो x बराबर 7 और y बराबर 1, कहाँ होगा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का ग्राफ तो सेम ही है, x बराबर 9 और y बराबर 2, तो ये 2 पॉइंट मिल गया, काफी है। इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग लाइन को बुला, तो ये जो ग्राफ मिला हम लोगों को, ठीक है, इसका अनंत अनेक हल होगा। दोनों ग्राफ इसी पर है, इसका ग्राफ भी खींचोगे तो फिर से इसी लाइन पर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई दोस्तों, दैट्स व्हाई इसका अनंत अनेक हल है, ठीक है, अनंत अनेक हल है इसका। और ये इसके लिए हम लोगों को 5 नंबर मिलेगा, ग्राफ पेपर में हम लोग इसको बना देंगे, ठीक है।